स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार में आज हम बात करेंगे देश में आसमान से हो रहे जल प्रहार की। जुलाई में मानो सैलाबी जलजला आ गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के टिहरी और उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुआ है। तो मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर का ज्यादातर इलाका दरिया बन गया है। भारी बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। घर, मकान, दुकान सब सैलाबी आफत की चपेट में हैं। भारी बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बह रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खासकर बेसमेंट वाली बिल्डिंग्स पूरी तरह से लबालब हैं। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। नोएडा में भी सड़कों पर हालात बेहाल हो गए हैं। भारी बारिश के चलते लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के 20 स्टेट इस वक्त सैलाबी संकट की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में तो हाल बहुत बुरा है। 20 जिले भारी बारिश से बेहाल हैं। पश्चिमी यूपी के सभी जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर डेंजर से भी ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ गया है। देश में सैलाबी आफत की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले टिहरी में भूस्खलन का खौफनाक मंजर आप देख लीजिए। सैलाबी आफत के बीच जमीन धंसने के बाद भूस्खलन के चलते 2 मकान जमींदोज हो गए। भारी बारिश और निर्माण कार्य के लिए की गई खुदाई के चलते पुराना मकान और होटल का हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। सुरकंडा देवी मार्ग पर कड्डू खाल के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। देखिए कैसे चंद सेकंड्स में ये जो घर है ये ताश की पत्तों की तरह ढह गया और जमींदोज हो गया। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी का कटान होता है। मिट्टी जैसे ही खिसकती है वैसे ही पहाड़ दरकते हैं और फिर बड़ी बड़ी इमारतें भी जमींदोज हो जाती हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ भारी बारिश और आसमानी आफत से हालात बिगड़ गए हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते घाट डूब चुके हैं। मंदिर डूब गया है। शिवजी की ऊंची प्रतिमा जो बहुत दूर से दिखाई देती है, वो प्रतिमा भी अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। तो अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह है लगातार हो रही बारिश, और इस बारिश की वजह से ही नदियां उफान पर हैं और देखते ही देखते डेंजर लेवल को भी पार करती हुई नदियां नजर आ रही हैं। हालांकि हर मौसम में, हर मानसूनी मौसम में अलकनंदा का जो जलस्तर है वो इसी तरह बढ़ता है। नदी उफान पर आती है, जिसको देखते हुए जो किनारे के मकान होते हैं उनको खाली करवा लिया जाता है, रिहायशी इलाकों को खाली करवा लिया जाता है, और ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब आपको उत्तरकाशी की तस्वीर दिखा रही हूँ। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है, जिससे चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है। उत्तरकाशी जिले के नालूपानी क्षेत्र में भारी मलबा और बोल्डर आने से गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई है। सूचना मिलते ही बीआरओ और एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन ऐसी रेस्क्यू करने से या मलबा हटाने में काफ़ी वक्त लगता है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग जाता है। आपको जानकारी दे दें कि चारधाम यात्रा भी इस वक्त चल रही है, और ऐसे में बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावित चारधाम यात्रा पर गए हुए यात्री ही होते हैं, क्योंकि कई बार रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से उन्हें घंटों या कई बार कई दिन एक जगह पर गुजारने पड़ते हैं। देहरादून की बात भी कर लेते हैं। यहाँ भी सैलाबी संकट बरपा है। भारी बारिश के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून में आज स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पानी का प्रचंड प्रहार लोगों को डरा रहा है। देख लीजिए आप तस्वीरें। पानी का प्रवाह बहुत तेज है। पानी की गति बहुत तेज है और तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ ये पानी अपने साथ सब कुछ समेट लेने की ताकत रखता है। इसी को देखते हुए एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हरिद्वार का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ जलभराव हो गया है और जलभराव के बीच गाड़ियाँ गुजरने को मजबूर हैं। पानी में फंसने से कई गाड़ियाँ स्पॉट पर ही खराब हो रही हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल दोपहिया वाहनों का होता है। सबसे ज़्यादा खराबी दोपहिया वाहनों में आती है। चलते चलते बंद हो जाते हैं और फिर धक्का मारकर यहाँ से बाइक सवार या स्कूटी सवार अपने वाहन को ले जाने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पानी जगह जगह भर रहा है। हिमाचल प्रदेश की भी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं।
हिमाचल के शील गांव के डंडू झरने की तस्वीर देखिए, जहां जलस्तर बढ़ने के बाद कैसे गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वो झरने जो बाकी मौसम में बड़े खूबसूरत लगते हैं, वही झरने मानसूनी बारिश में कैसे आफत बनकर आते हैं, कैसे भयावह रूप ले लेते हैं, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तेज पानी बह रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में पानी बह रहा है और इस पानी की वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है कि ऐसे झरनों के पास लोग ना जाएं, ये आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में बारिश और बादल फटने से हालात कैसे बिगड़ गए, वो तस्वीरें देखिए। समेज और ब्रांदली खड्डों में अचानक से बाढ़ आ गई है, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की वजह से स्थानीय संपर्क जो है वो टूट गया है और जलस्तर बढ़ने से लोगों का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। पानी बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ बढ़ता है और ये सिर्फ पानी नहीं, इसके साथ मलबा भी आता है। जैसे ही बादल फटता है वैसे ही पहाड़ों से खिसकता हुआ मलबा नीचे की तरफ आता है और इस मलबे में बड़े से बड़े ढांचे भी ताश के पत्तों की तरह बह जाते हैं। पहाड़ों के साथ मैदान में भी जमकर बादल बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल है, चाहे राजधानी दिल्ली हो या नोएडा या फिर गाजियाबाद। मूसलाधार बारिश ने पूरे एनसीआर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। सुबह सड़क पानी भरे होने से लंबा जाम लग रहा है। जगहों के नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन तस्वीर कमोबेश एक जैसी ही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरी दिल्ली में जलभराव हो गया है। सड़कों से लेकर गलियों तक घुटनों भर पानी भर गया है। होलसेल मार्केट के लिए मशहूर सदर बाजार में भी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में वहां कारोबार करने वाले दुकानदार परेशान हैं। उनका कहना है कि बारिश की वजह से उनका माल खराब हो जाता है। इसके साथ ही पानी भरे होने की वजह से लोग भी नहीं आते, खरीदार भी नहीं आते। देखिए सदर बाजार से हमारे सहयोगी शोएब रजा की एक रिपोर्ट। लगातार कल से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अब लोगों की जो परेशानी है वो भी बढ़ने लगी है। बात सच है कि तापमान में गिरावट आई है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी जमा होने से लोगों की जो समस्या है वो बढ़ने लगी है। मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली के तेलीवाड़ा सदर बाजार में मौजूद हूं। जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी, यहाँ तमाम जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब भरी हुई है। हर तरफ पानी भरा हुआ है। ये जो पूरा इलाका है ये अपनी थोक की जो पूरी मंडी है, यहाँ से भारत के अलग अलग हिस्सों में सामान की सप्लाई होती है। थोक की तमाम दुकानें हैं, आगे बड़े बड़े गोडाउन भी है, गोदाम भी है, लेकिन सब कुछ बंद है कल से ही, जब से बारिश हो रही है, क्योंकि पानी की निकासी का सिस्टम यहाँ पर नहीं है और जो दुकानें हैं उनमें भी पानी आगे भरा हुआ है या फिर जो पानी सड़कों पर जमा है, यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है उसकी वजह से दुकानों को तमाम जो दुकानदार है उन्होंने बंद कर दिया है। कुछ दुकानें खुली है जो नजदीक है, लेकिन आगे आप जाएंगे पूरा बाजार इसी तरह से बंद है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या स्थिति है भाई साहब? नाम क्या है आपका? संजय राठौर। क्या स्थिति है? हम देख रहे हैं कि पानी इतना कैसे भर गया जी? जब से 3-4 साल से बहुत ज्यादा भरने लगा है, बहुत स्थिति खराब होने लगी है। कोई नेता हमारी सुनते नहीं है, चाहे वो प्रवीण खंडेलवाल हो, चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे विधायक हो, सोमदत्त जी हो, कोई हमारी नहीं सुनता है, ना कोई आता है। हम कौन विधायक है आपका यहाँ से? सोमदत्त आदि पार्टी के। अच्छा, हाँ। और एमसीडी वाले भी आते हैं? नहीं आते कोई? नहीं, उषा शर्मा जी है, वो भी नहीं आती जी। नहीं आते? नहीं। तो यहाँ ये प्रवीण खंडेलवाल जी सुनते हैं, ये बिजली के तार है, देखिए ऐसे जा रहे हैं सारे, ना कोई सुनवाई है। देख रहा हूँ कि पूरा बाजार बंद हो रहा है ऐसे ही। हाँ जी, जब पानी नहीं होगा तो कौन ग्राहक आएगा? फिर दुकानदार भी नहीं आते बाहर से। इसी तरह की स्थिति है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। आप बताएं भाई साहब, क्या स्थिति क्यों है इतनी बुरी आप लोगों के इलाके की कि पानी पानी, जरा सी बारिश हुई और पानी पानी? देखिए, मैं तो पिछले 50 साल से ये एरिया में देख रहा हूँ। मैं यहीं की पैदाइश है मेरी, आज तक यहाँ सुधार नहीं हुआ है। हमारी दुकानों में पानी घुस जाता है, जिससे हमारा सामान का नुकसान होता है। वो कीमत लाखों करोड़ों रुपए में होती है, लेकिन कोई हमारे एमपी हो, हमारे विधायक साहब हो,
इसकी निकासी, इसके लिए पंप, सीवर ब्लॉक और पानी ये मतलब 50-60 साल से ऐसे ही बहता आ रहा है। आप दुकान देखिए, सामने दुकान में पानी भरा हुआ है, ये बेचारा ना अपना सामान बेच पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। आगे सभी दुकानों में आपको पानी मिलेगा। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन है कुलदीप साहब, उनसे भी कहेंगे हम कि थोड़ा आगे दिखाए कि स्थिति क्या है। भाई साहब, आप तो ना आ पाएंगे ना जा पाएंगे आपकी तो। अच्छा, कुछ दिखाना। देखिए ये दुकानदार है, ये हमें बुलाकर, अरे आपकी तो पूरी दुकान खराब हो गई है। देख लो, बताओ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इतना परेशान पानी। अरे आप देखो, पूरी दुकान है, माल है, सारा माल बर्बाद हो गया मेरा, इतना नुकसान हो गया पूछिए मत। फ्रिज भी डैमेज हो गई, काम भी खराब हो गया मेरी। दोनों ये डीप फ्रिज खराब, जो पानी भर जाएगा खराब हो ही जाने उसके अंदर, सारे खराब होकर बैठ गए। अब कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? हम तो परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, और कोई सुनने वाला भी नहीं है। अगर थोड़ा और आया तो ऊपर से पानी आने लगा। यहाँ तक आ गए थे, यहाँ से यहाँ तक जब तो अंदर आया ही है। अच्छा, पूरा ऊपर से आ गया था। हाँ, और सारा देखो तो अंदर तक भर गया। निकासी का सिस्टम इतना खराब क्यों है? सरकार कह रही है कि वो काम चल रहा है, आगे इधर का काम चल रहा है, सीवर लाइन पहले छोटी बड़ी हुई है, सबकी वजह से सारा काम खराब हो रहा है। तो बरसात से पहले यहाँ कोई काम नहीं हुआ कि भाई कम से कम साफ सफाई हो जाए नालों की? काम तो हुआ, ऐसी बात तो नहीं, सफाई का काम हुआ, अच्छा काम हुआ है, लेकिन वो मेट्रो की वजह से है। और जो आप सरकार ने पहले वो डाल दिया सीवर लाइन छोटी छोटी, उस वजह से काम खराब है। बीजेपी वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन तो सर जी टाइम तो लगेगा ना उनको आने जाने के अंदर। तो फिर आपका हो गया। देखो अब तो क्या क्या कर सकते हैं, लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जल्दी एक्शन ले। कौन एक्शन लेगा फिर? सरकार किसकी है? बीजेपी सरकार ही लेगी एक्शन, वही सुनवाई करेगी हमारी। अब वो आ जाए तभी काम बन पाएगा, बस काम नहीं हो पाएगा। भाई अब तो उन्हीं को लेना है ना जी। आना टाइम तो लगेगा ना, जब बैठी है सरकार। तो ये देखिए दुकानों में पानी भरा हुआ है। आगे भी देखिए पूरा जो जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएगी इसी तरह के यहाँ पर हालात है। ये दुकानदार, ज्यादातर दुकानें अब बंद कर दी गई है, कुछ दुकानें खुल भी रही है, लेकिन यहाँ ग्राहक कैसे आए ये बड़ा सवाल है। चारों तरफ आपको इसी तरह से पानी पानी नजर आ रहा होगा। भाई साहब, कैसे दुकानदारी करोगे? ऐसे ही बैठे वो सुबह से, ग्राहक ही नहीं आएगा? कोई ग्राहक नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है सुबह से। कल भी ऐसे ही था, पूरा दिन बरसात में पानी भरा हुआ था। बारिश होती है हाल हो जाता है। यही हाल हो जाता है, पूरा पानी भरा रहता। देखिए आगे भी देखिए कि क्या स्थिति है किसी का। देखिए ये पूरी खा रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में तो दुकानदारी ठप हो जाती है सर, क्या करें सर, ठप हो जाती है दुकानदारी बारिश के पानी में। ये आगे हालात देखिए, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए घुटनों घुटनों तक पानी आगे भी, और पूरा ऐसा लग रहा है कि मानो दिल्ली नहीं कोई दूर दराज का इलाका हो, वहां पर निकासी का सिस्टम ठीक ना हो। स्थिति देखिए क्या है इस पूरे इलाके की। तो दिल्ली में सिर्फ सदर बाजार नहीं बल्कि संगम विहार का इलाका भी ऐसा ही है, जहां चारों तरफ वाटर लॉकिंग है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा होगा। बाजार हो, दुकान हो, मकान हो, चारों तरफ पानी है। मूसलाधार बारिश संगम विहार में रहने वाले लोगों के लिए आफत बनकर आई है, और सिर्फ पहली बार नहीं, हर बार ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग लोगों के लिए परेशानी बनकर आती है। हर बार एमसीडी दावे तो करती है, लेकिन वो दावे कितने सच्चे होते हैं वो इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं। दिल्ली में बारिश के बाद कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से ईस्ट ऑफ कैलाश और राजेंद्र नगर में सड़क पर पेड़ गिर गया है। राजेंद्र नगर में सड़क पर पेड़ गिरने से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा है, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया है। ट्रैफिक की वजह से लोगों को ऑफिस पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र नगर से आपको दिखाते हैं मेरे संवाददाता कुमार सोनू की रिपोर्ट। इस वक्त हम रिज रोड पर राजेंद्र नगर के पास जो गुरुद्वारा है वहां पर मौजूद हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो एक बड़ा जो पेड़ है वो बारिश के कारण गिर गया है सड़क के बीचों बीच, जिसके चलते पूरा रोड जो है वो बंद हो गया है और रूट जो है वो अब डाइवर्ट हो रहा है। लगातार
इसी तरह की घटनाएं जो हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। इससे अलावा ईस्ट ऑफ कैलाश में भी एक पेड़ गिरा जिसकी वजह से जो है नुकसान हुआ, और अब यहां पर आप देखें इस पेड़ के गिरने के कारण जो है यहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दोनों ही सड़कों का कमोबेश एक ही हाल है। दरअसल ये जो सड़क है वो सीधा राजेंद्र नगर से होते हुए और जो शादीपुर मेट्रो स्टेशन है उधर कनेक्ट होती है, लेकिन बीचों बीच जो ये सड़क पर पेड़ गिरा है जिसके चलते पूरी एक तरफ की जो सड़क है वो बंद हो गई है और दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है वो एक ही सड़क पर जो है चल रहा है, जिसके चलते काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, खासतौर पर उन लोगों को जिन्हें ऑफिस पहुंचना है और वो इस पेड़ के गिरने की वजह से जाम में फंसे हुए हैं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इमरजेंसी व्हीकल भी हैं तो वो भी इन्हीं से होकर गुजर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो इसी ट्रैफिक से होकर गुजर रही है। कारण सिर्फ यही है कि ये जो रिज रोड से की तरफ से जो सड़क आती है पूरी, यानी कि तालकटोरा स्टेडियम की तरफ से ये सड़क आती है और सीधा राजेंद्र नगर से कनेक्ट होते हुए आगे शादीपुर की तरफ जाती है, लेकिन ये पेड़ गिरने के कारण जो है पूरा जो है इसमें जाम लगा हुआ है। कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। भैया कितनी देर से फंसे हुए हैं जाम में ये पेड़ गिरने की वजह से? हो गए 10 मिनट तो हो गए, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हो गए। बिल्कुल, आप देखें कि लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। बात करें तो भैया कितनी देर हो गई जाम में? सर आधे घंटे से खड़े हैं सर यहाँ तो सर इसी तरह फंसे हुए हैं। इसी तरह फंसे हुए हैं। देखिए बिल्कुल आधे घंटे से ये भी जो है जाम में फंसे हुए हैं। तो दरअसल इस तरह की जो घटनाएं हैं वो जगह जगह हो रही है, खासतौर पर बारिश की वजह से जो है वैसे ही जलभराव होता है, तो ऐसे में जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है और ऊपर से अगर सड़क के बीचों बीच गिर जाए तो एक तरफ जो है सड़क पूरी तरह बंद हो जाती है और वो तस्वीर दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में देखने को मिली है। दिल्ली के दूसरे इलाकों का भी हाल बेहाल हो चुका है। कल से हो रही बारिश ने सारी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। नॉर्थ दिल्ली हो या साउथ दिल्ली, हर तरफ जल जमाव से लोग परेशान हो गए हैं। धौला कुआं के आसपास रहने वाले लोग भी परेशान हैं। सड़क पर पानी भरे होने की वजह से उन्हें ऑफिस जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में पिछले 22 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन बारिश के 2 दिन और दिल्ली बुरी तरीके से बेहाल। इस समय हम धौला कुआं के धरेड़ा गांव में मौजूद है और यहाँ पे आप देखेंगे कि सड़क पर लोगों के घरों के आगे घुटने तक पानी भरा हुआ है। सुबह सुबह ऑफिस जाने का समय है, ऐसे में लोग अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहे हैं तो इस घुटने तक के पानी को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक पार्क है, पार्क में भी पूरी तरीके से पानी भर चुका है और यहाँ पानी भरने का कारण ये है कि जो मुख्य सड़क है गुड़गांव से दिल्ली आने वाली, धौला कुआं आने वाली जो मुख्य सड़क है उस पर पानी भरा। उसे निकालने के लिए वहाँ पे सीवर के जो होल है उन्हें खोल दिया गया, मैनहोल को खोल दिया गया और वो सीवर का पानी सीधा ओवरफ्लो होके अब गांव की तरफ आ रहा है। लोगों को ऑफिस जाने के लिए देखिए स्कूटी आगे बढ़ रही है। बुरी तरीके से यहाँ पे ये लोग भीगते हुए, गंदे पानी से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने क्योंकि यहाँ पे हर एक गली का यही हाल है, झील बन चुकी हैं गलियां, इसलिए लोग ये जो पार्क की दीवार है इसका सहारा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि भीगे भी ना और ऑफिस भी चले जाएं। लेकिन यहाँ पे कितने बुरे हालात हैं कि जो यहाँ इस गांव का पार्क है, मुख्य पार्क, उसमें भी पानी भर चुका है। ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे लोग, देखिए आप क्या नगर निगम से भैया? जी मैम। यहाँ पे तो पहले सफाई नहीं हुई क्या? नहीं होती थी, ये ओवरफ्लो हो गया है, ये बारिश की वजह से हो जाता है हमेशा ऐसे ओवरफ्लो। सफाई हो चुकी है यहाँ पे, पूरे गांव में पूरी नालियाँ गटर सारे साफ कर चुके हैं बारिश आने से पहले। पर ये जो बारिश का जो पानी आ रहा है ना, हाईवे का आ रहा है, जितना हाईवे का पानी है सारा यहाँ से आ रहा है, सारा गाँव के अंदर आ रहा है। पूरे गुड़गांव से लेके पालम वालम का सारा पानी यहाँ आ रहा है जरेड़े के अंदर, इसलिए ओवरफ्लो हो रहा है। हम लगे हुए हैं, सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं पानी खाली कराने में, सारे सीवर खाली कराने में। पीछे से हम पूरे गांव में पानी खाली करा के आए, अब हाईवे पे जा रहे हैं खाली कराने। बिल्कुल, जो हाईवे है वहाँ पे जाम लगा हुआ है। जो लोग गुड़गांव से दिल्ली आ रहे हैं वो घंटों के जाम में फंसे हुए हैं क्योंकि सड़क पे पानी भरा हुआ है। लेकिन क्योंकि सड़क पे पानी ना भरे,
सड़क जल्दी फ्री हो जाए, ट्रैफिक ना लगे, इसीलिए पानी को गांव की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। और गांव में स्थिति आप देखिए कि एक पार्क है और पार्क ऐसा लग रहा है कि ये वाटर पार्क है, बच्चों का खेलने वाला नॉर्मल पार्क नहीं लग रहा है, वाटर पार्क लग रहा है। इस पार्क के अंदर पूरा पानी भर चुका है और ये नतीजा है कि सड़क पे पानी ना भरे, इसलिए यहाँ पर पानी को डाइवर्ट कर दिया। इस वजह से ये इस गांव में डूबने जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। यहाँ पे जो लोग हैं वो सुबह से परेशान हैं। यहाँ पे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार आके पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लोग यहाँ पे इस तरीके से आगे आ रहे हैं क्योंकि भैया ऑफिस जाने के लिए निकले हैं जी। अंदर क्या स्थिति है? पानी भरा हुआ है घुटने तक, घुटने तक है जी। तो ये देखिए ये यहाँ पे हादसा कैसे होता है, ये देखिए कि सीवर का जो ढक्कन है वो खोल दिया और ये व्यक्ति पानी में, भैया आप पानी में गिर रहे थे अभी? हाँ, ये घुटना पूरा दिखाई नहीं दिया, ये देख नहीं पाया, पानी बह रहा है इसके ऊपर। ये सीवर यहाँ पे खुला छोड़ा हुआ है। अब खुले सीवर से जो पार्क से लोग आ रहे हैं, ये व्यक्ति सीधा इसके अंदर गए क्योंकि हमें भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम ऐसे चलते हुए इधर चले जाएंगे तो हम भी इस सीवर के अंदर घुस जाएंगे। राजधानी दिल्ली में कई ऐसे सीवर हैं, कई ऐसे मेन होल हैं जिन्हें खुला छोड़ दिया गया है या फिर क्योंकि उसके अंदर कचरा भर गया है तो उसका ढक्कन हटा दिया गया है। ऐसे में कई जो दुर्घटनाएं हैं उनको न्योता यहाँ पे दिया जा रहा है। ये कंडीशन केवल धौला कुआं के धरेड़ा गांव की नहीं है, राजधानी दिल्ली में इस समय इसी तरीके के हालात बने हुए हैं कि गांव फिलहाल डूबने की स्थिति में है। घुटने तक पानी भर गया है, सड़कों पे घंटों का जाम है, सड़कों पे पानी इकट्ठा हो चुका है। अब दिल्ली की बुराड़ी की तस्वीर भी देख लीजिए। भारी बारिश के चलते यहाँ सब कुछ डूब जोन में तब्दील हो गया है। सड़क पर बसें और गाड़ियां खराब हो गई हैं। सड़कों पर कई फीट पानी है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से दिल्ली की रोहिणी और बादली अंडरपास में भारी जलभराव हुआ है। पानी भरने से इन रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम डील फाइनल हो गई है। साथ ही डिफेंस, व्यापार, एनर्जी, स्पेस और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में समझौते कर लिए गए हैं। लेकिन मोदी के इंडोनेशिया दौरे की बहुत चर्चा है। इंडोनेशिया में मुसलमानों की आबादी 24 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। यानी अगर आबादी में मुसलमानों का रेशियो देखें तो 100 में से 90 मुसलमान और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार, उसका कायाकल्प भारत करने जा रहा है। हिंदुस्तान इंडोनेशिया के 1100 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर को सजाने जा रहा है। वर्ल्ड स्टेज पर मोदी ने दिखाया कि सबका साथ कैसे होता है। एक मुस्लिम मुल्क में मुस्लिम राष्ट्रपति और मोदी के सामने ओम नमः शिवाय का जाप हुआ। हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर जो लोग छोटी सोच रखते हैं, आज उनको ये तस्वीरें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान, वहां नरेंद्र मोदी के सामने ओम नमः शिवाय। जहां 24 करोड़ 20 लाख मुस्लिम आबादी, वहां नरेंद्र मोदी के सामने शिव की साधना, शिव की आराधना। जहां 100 में से 90 मुसलमान, वहां नरेंद्र मोदी के सामने भगवान भगवान। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां 24 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उस मुस्लिम बहुल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा रंग में दिखेंगे। भगवा कपड़े पहनकर 1100 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन करेंगे। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले मुल्क में भगवा और सनातन का डंका बजाएंगे। ये हुआ है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। और भारत में बैठा इकोसिस्टम, वोट बैंक की राजनीति करने वाला गैंग आज प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों को पचा नहीं पा रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भारत में बैठे एंटी मोदी मोर्चे को यकीन नहीं हो रहा है कि वो इंडोनेशिया, जहां सिर्फ 47 लाख हिंदू रहते हैं, यानी कुल आबादी का सिर्फ 1.7%,
उस इंडोनेशिया के मुसलमान सड़क किनारे एक लाइन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी के लिए तालियां कैसे बजा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सामने ओम नमः शिवाय का जाप कैसे लगा रहे हैं, और उस देश के राष्ट्रपति अपना डीएनए हिंदुस्तानी क्यों बता रहे हैं। मोदी के सियासी दुश्मनों की यह जलन स्वाभाविक है, क्योंकि जिस इंडोनेशिया में 100 में से 90 मुसलमान हैं, वहां भगवा पहनकर हिंदू मंदिरों की बात करके सनातन संस्कृति का डंका बजाकर नरेंद्र मोदी पूरे दम खम के साथ खड़े हैं, और इंडोनेशिया के मुसलमान लाइन लगाकर मोदी को ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं, और वहां के हिंदू मोदी के संग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूं। हिंदुस्तान में बैठा जो इकोसिस्टम हर रोज कहता है कि मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करते, उनके लिए इंडोनेशिया की ये तस्वीर आईना है। मुसलमान डोमिनेटेड मुल्क में नरेंद्र मोदी का कोई विरोध नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ सम्मान और तालियां। 24 करोड़ 20 लाख मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में वहां के मुसलमानों ने मोदी का स्वागत हिंदुस्तानी अंदाज में ही किया है। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में लोकतंत्र है, और वहां के मुसलमान सनातन को भी वैल्यू देते हैं और सनातनी मोदी को भी अपने सर आंखों पर बिठाते हैं। सनातन की इस ताकत का जलवा देखिए। जहां सदियों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना होती है, उस मुस्लिम बहुल आबादी वाले मुल्क में सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि समुद्र पार भी फल फूल रही है। रामायण महाभारत की कहानियां यहां आज भी जीवंत हैं। इंडोनेशिया रामायण और महाभारत को अपनी धरोहर मानता है, और अब सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में मौजूद 1100 साल पुराने शिव मंदिर का कायाकल्प भी हिंदुस्तान ही करेगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ब्रह्मानंद मंदिर के जीर्णोद्धार का काम मोदी ही संभालेंगे। इंडोनेशिया के साथ मिलकर 1100 साल पुराने शिव मंदिर का कायाकल्प करेंगे। कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है, और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। 1200 साल
मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सोचने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया के मुसलमान नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो फिर भारत में कुछ लोग मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में वोट बैंक की सियासत है। भारत के वोट बैंक वाले नेता अभी भी पुराने फॉर्मूले पर अटके हैं। मजहब खतरे में है का रोना रोते रहते हैं। भारत का मुसलमान अगर मोदी को गले लगाना भी चाहे तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता ऐसा होने नहीं देते। और अब मोदी योगी विरोधी इकोसिस्टम हिंदुओं को भड़काने, बहकाने और उकसाने वाले काम पर लग गया है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर दान चोरी केस की आड़ में छिपकर योगी आदित्यनाथ पर बेतुके आरोप लगा रही है। वोट बैंक की राजनीति में महारत हासिल कर चुके अखिलेश को उनकी पार्टी सबसे बड़ा राम भक्त बता रही है। अखिलेश खुद भी 31 दिनों से नॉनस्टॉप हंगामा बरपा रहे हैं और अब तो अखिलेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को इंटरनेशनल एंगल दे दिया है। कह दिया है कि यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल अखिलेश ये नैरेटिव देना चाहते हैं कि अब बीजेपी के ऊपर से हिंदुओं का भरोसा उठ गया है। अखिलेश की ये बातें एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं और वो स्क्रिप्ट 100% सियासी है। अखिलेश के इस राम मंदिर वाले स्क्रिप्ट में 2027 का यूपी इलेक्शन वाला एंगल है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति 20% मुस्लिम और उनके MY समीकरण पर टिकी है। लेकिन अब अचानक से अपनी राम भक्ति दिखाकर अखिलेश बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। और इसके लिए अखिलेश की पार्टी राम मंदिर के साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, मध्य प्रदेश के सिद्धपीठ बगुलामुखी माता मंदिर में हुई कथित चोरी का कनेक्शन बीजेपी से जोड़ रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 में यूपी में 20% मुसलमान और 80% हिंदुओं वाली सियासत को योगी के दुश्मन अपने फेवर में करना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बता रहे हैं। और इन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर को कलंकित किया है। मंदिर कभी कलंकित नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था कम नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने अयोध्या को कलंकित किया है। बड़ा मामला है। बीजेपी को तो यही परेशानी है, हमारे योगी बाबा को यही परेशानी है। वो जान रहे हैं कि 27 का चुनाव नजदीक दिसंबर में हो जाएगा और ये परेशान है। इनकी लोकप्रियता घटी है, इनके प्रति लोगों का यकीन भरोसा घटा है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के प्रति, अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसलिए योगी बाबा तो बहुत परेशान है, भाजपा बहुत परेशान है। श्री रामचंद्र जी हमारे देश के आदर्श हैं, उनके यहाँ ऐसा कुछ हो गया और जिनका सहारा लेके जो लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, सियासत के शीर्ष पर पहुंचे, वही लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कोई आस्था नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही दिखावटी राम भक्ति में राहुल गांधी की पार्टी भी 31 दिनों से लीन है। राम मंदिर दान चोरी केस में एक्शन हो गया, 8 चोर पकड़े गए, ट्रस्ट का क्लीन अप हो गया, लेकिन योगी के विरोधी अभी भी नहीं मान रहे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को 2-2 पन्नों की चिट्ठियां लिख रहे हैं। चिट्ठी में अपने एजेंडे को सूट करने वाले सवाल फिट कर रहे हैं।
और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, योगी के सारे विरोधी राम के नाम पर 2027 में हिंदू वोट लूट लेना चाहते हैं। इसीलिए इन दिनों सबसे बड़े राम भक्त का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं, हिंदुओं को योगी के खिलाफ सड़कों पर उतारने वाली मुहिम चला रहे हैं। जनता को तैयार होना पड़ेगा, राम भक्तों को तैयार होना पड़ेगा। जो उनके आंदोलन से निकली हुई एक पूरे दुनिया में पवित्रता है, जो उसे नष्ट करे उसे सजा मिलनी चाहिए। जहां जहां भाजपा सरकार है, लूट जारी है। भाजपा वालों के लिए वंस फॉर ऑल एक ये कहना बंद करें कि भगवान राम के अस्तित्व पे हमने सवाल उठाए। मैं एक हिंदू हूं, मेरे भगवान राम की आस्था के मंदिर से चोरी हुई है। देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। भाजपा के चट्टे बट्टे बोलते हैं कि ये कांग्रेस वाले मुद्दे उठा रहे हैं तो भगवान राम बदनाम हो जाएगा। अरे मेरे राम तो सनातन धर्म के वो देव है जो बदनाम नहीं हो सकते हैं। उनका पैसा तुम चोरी करो और चोर को हम चोर कहे, उसमें भगवान बदनाम हो जाएंगे। क्या मेरे भगवान इतने छोटे और कमजोर है? अरे मेरे भगवान उतने बलवान है। तुम लोगों के लिए धर्म का कोई मतलब नहीं है। क्या ये कभी कोई हिंदू हो सकता है? क्या ये सनातनी हो सकता है? डूब मरो मरो। सुन लिया आपने, ये है कांग्रेस की राम भक्ति। राम का जिक्र करते भी शक्ति सिंह गोहिल की जुबान फिसल गई, मुंह से गाली निकल गई। कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर जाकर एक बार अलग अलग कैप्शन पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि मोदी और योगी के विरोधी क्या प्लान कर रहे हैं। कुछ कैप्शन तो ऐसे भी हैं जिसमें सीधे सीधे लाठी डंडे से मारने और भगाने की बातें तक कही जा रही हैं। योगी के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं। योगी विपक्ष के इस प्लानिंग और प्लॉटिंग को समझ गए, इसीलिए हिंदुओं को अभी से सचेत कर रहे हैं कि राम के नाम पर एजेंडा ड्रिवन नैरेटिव बनाकर आंखों में धूल झोंकने वाले विरोधियों से सावधान रहने को कह रहे हैं। आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई, अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया, उनको एक मुद्दा मिल गया। हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं? किस मुंह से कर रहे हैं? राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं? अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। जांच दल जांच किया और जो प्रमाण मिले, केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था? लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। आज आप सबको इन सभी षड्यंत्रों से सतर्क और सावधान होना होगा।
मोदी के विदेश दौरे की तस्वीर हमने आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैसे अब बार बार बता रहे हैं कि राम मंदिर पर सियासत करने वाले लोग कैसे साजिश रच रहे हैं। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं बादलों की मनमानी की। जुलाई के 9वें दिन भी बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात खराब हैं। पहाड़ में पानी मलबा लेकर खतरनाक रफ्तार से बह रहा है, तो मैदानों में बाढ़ ने सड़क, घर, मकान, दुकान सभी को दरिया बना दिया है। अब तो पानी के खतरनाक जानवर भी सड़क पर दिखने लगे हैं। बाढ़ की आपदा की सबसे खतरनाक तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। पानी रेलवे ट्रैक पर लबालब भरा हुआ है। ट्रेन की पटरी तक नहीं दिख रही है। बाढ़ के पानी में लेकिन लोगों की रेल दिख रही है। कम से कम 500 लोग होंगे, एक लाइन में, एक कतार बनाकर एक के पीछे एक चल रहे हैं और अपने काम पर जा रहे हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें मुंबई की है, जिसमें लोकल लाइन पर यह भीड़ दिख रही है क्योंकि लोकल को बंद किया गया है, जिसके बाद लोगों ने पैदल चलने का रास्ता निकाल लिया। घुटनों घुटनों तक पानी है और लोग उसी पानी में सफर करने को मजबूर हैं। मुंबई में मानसून की पहली बारिश में हालत काफी खराब हो गई है। वसई, विरार, अंधेरी, मुंबई के निचले इलाकों में पानी पानी हो गया है। पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड कैसे आता है, ये उसकी तस्वीरें हैं। हिमाचल के शील गांव में ये डंडू झरने की बेहद खूबसूरत तस्वीर है। सफेद दूध जैसा पानी सामान्य रफ्तार से बह रहा है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर अचानक तेज बारिश हुई। उसके बाद देखिए झरने का हाल क्या हो जाता है। देखिए, पहले तेज पानी आया, फिर पहाड़ी मलबा इसमें नहीं मिला हुआ है, इसीलिए पानी अभी भी दूध जैसा दिख रहा है। चंद सेकंड में ही 2 धार वाला झरना खतरनाक ढंग से काफी चौड़ा हो गया और पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पानी में यह लकड़ी का पहला टुकड़ा जैसे ही आया, पानी ने रंग बदलना शुरू कर दिया। झरना बेतहाशा पानी की वजह से उफना रहा है। पानी का रंग अब मटमैला होना शुरू हो गया क्योंकि पहाड़ के ऊपर से आने वाले पानी में अब कटान की मिट्टी मिल रही है, यानी इस पानी ने ऊपरी इलाके में बहुत ज्यादा कटान किया है। रियल टाइम के केवल 2 मिनट के विजुअल में ही देखिए आंखों को सुकून देने वाला झरना कैसे जानलेवा बन गया। केवल 120 सेकंड में ही झरना पहाड़ी इलाकों में कैसे खौफनाक हो जाता है, ये उसी की तस्वीरें हैं। पहाड़ी इलाके में बारिश क्यों आखिर जानलेवा हो जाती है, इन तस्वीरों से समझ लीजिए। क्योंकि पानी बचने का टाइम बिल्कुल नहीं देता है। अगर ऐसे इलाकों में जाएं तो बहुत सावधानी बरतें। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की वजह से आए फ्लैश फ्लड ने क्या तबाही मचाई है, ये उसकी तस्वीरें हैं। ड्रोन से ली गई तबाही बर्बादी की इन एरियल तस्वीरों को देख लीजिए। केवल और केवल बोल्डर ही बोल्डर दिख रहे हैं। सड़क, घर, मकान, दुकान में केवल और केवल फ्लैश फ्लड से बहकर आए पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। घरों में अभी भी पानी भरा हुआ है। गद्दे, तकिया, चद्दर, बाकी घरेलू सामान सब पानी में तैर रहे हैं। गाड़ियों का तो पत्थर ने बुरा हाल कर दिया है। कीचड़, दलदल, मलबा सब अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। मलबे में पहली मंजिल तक जमींदोज हो गई है। मकानों की छतों तक को बोल्डर ने तोड़ दिया है। गुजरात के सूरत में बाढ़ ने ऐसा सितम ढाया कि सोसाइटी के अंदर अंदर तक पानी भर गया। सड़क पर ऑटो स्टैंड में खड़े ऑटो पानी में डूब से गए, केवल उनकी छत दिख रही है। ई रिक्शा स्टैंड का भी हाल वैसा ही है। सूरत में भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सड़क पर बह रहा पानी लोगों के गले तक पहुंच गया है। मकान और दुकान आधा से ज्यादा जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।
सूरत में पिछले 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सूरत के कई इलाकों में जलभराव की हालत है। फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। भारी बारिश की वजह से सूरत के कोट विस्तार, रांदेर, कातरगाम समेत कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं।